हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं और अपने यूट्यूब चैनल पर एम्स मेडिकल सोशल वर्क यानी मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की जो वैकेंसी 10 सीटों पे निकली है उसकी क्लास मैं ऑनलाइन आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसकी फ़ीस मैंने 3500 रुपये रखा है। और मैं आपको बता दूं कि एवरीडे इसकी लाइव क्लासेस चलेंगी और मैंने यूनिट यानी सिलेबस बना रखा है, तो यूनिट के आधार पे आप लोगों को पीडीएफ और मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। जितने मेडिकल सोशल वर्क के प्रीवियस में क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन सभी पेपरों को सॉल्व किया जाएगा और साथ ही साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और नोट्स आप सभी को हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध कराए जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। यदि आप एनटीए यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लास के लिए 5000 इसकी फ़ीस रखी गई है, जिसमें आपको 2 किस्तों में जमा करनी है 2500 रुपये करके। यहाँ पर भी आप लोगों को एवरीडे लाइव क्लासेस मिलेगी, 8 से 9 रहेगा और एम्स का 6:30 से 7:30 रहेगी क्लास। ठीक है, आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो 2004 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं सोशल वर्क का यूजीसी में उनको सॉल्व करवाया जाएगा। हर एक यूनिट के बाद आपका एक मॉक टेस्ट भी होगा और कंटेंट के आधार पे भी कहेंगे मॉक टेस्ट करवाया जाएगा आप सभी लोगों को। ठीक है, यदि आप लोगों को इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप नंबर नोट कर सकते हैं 8506031308 पर। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो और कॉल करके भी संपूर्ण जानकारी समाज कार्य के बारे में प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो ये आज मैंने आप लोगों के लिए मेडिकल सोशल वर्क जो यूजीसी नेट में भी आप लोगों से ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मेडिकल सोशल वर्क में भी पूछे जा सकते हैं, उन पर आज मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ। इसकी जो है कंप्लीट वीडियो आप लोगों को मिलेगी लाइव क्लासेस जहाँ पे पेड रहेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोगों को पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे पहले प्रश्न अगर बात करें, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा किस प्रकार का मनोचिकित्सा है। जो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा है वो किस प्रकार का मनोचिकित्सा है। आपको बता दूं, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में अगर किसी की भूमिका निभाई गई है तो सिगमंड फ्रायड की है। मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। यहाँ मानसिक रोगियों के उपचार में केवल आंशिक रूप से ये सफल हुआ है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा है यह एक प्रकार का मनोगत्यात्मक चिकित्सा है जिसको साइकोडायनेमिक थेरेपी कहते हैं। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यानी खा वाला जो ऑप्शन है ये सत्य माना जाएगा। मैं इसके बारे में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा चुका हूँ और इसके बारे में पढ़ा भी चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि मनोविश्लेषक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपको पता है सिगमंड फ्रायड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा कितने प्रकार की होती है। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा कितने प्रकार की होती है, इसको आप सभी लोगों को ध्यान रखना। ये 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। मैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अभी ये थेरेपी रह गई है, बहुत सारी थेरेपी यानी मान चलिए 25 से 30 थेरेपी हैं। इन सभी थेरेपी के नोट्स हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को। उसके संबंध में मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा जहाँ से मेडिकल सोशल वर्क पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले 2-3 बातें ध्यान रखिए। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा जो है वो 20वीं सदी में आई थी। 20वीं सदी में आएगी। अगर एग्ज़ाम में आप लोगों से वर्ष पूछेगा तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को नाम दीजिएगा 1960 के दशक में। ठीक है, 1960 के दशक में नाम याद रखिएगा अल्बर्ट एलिस का। अल्बर्ट एलिस का 2 बातें यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अल्बर्ट एलिस बेसिकली अगर यहाँ पे नाम आता है, अल्बर्ट एलिस का अगर नाम आता है तो साथ ही साथ एक रेशनल इमोटिव चिकित्सा है। ठीक है, इनको वहाँ पर रेशनल इमोटिव जो बिहेवियर चिकित्सा है उसके फादर कहे जाते हैं ये। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? फादर, REBT। ध्यान रखिएगा अल्बर्ट एलिस का REBT, इसके क्या कहते हैं? फादर। अगर इसके फाउंडर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग नाम लगाइएगा एरोन बेक का। एरोन बेक का नाम लगा के आइएगा। ठीक है, इसके फाउंडर एरोन बेक हैं, किसके? REBT के।
और अगर इसके फादर पूछा जाए तो किसका नाम लगाएंगे, अल्बर्ट एलिस का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं जो संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा है, अल्बर्ट एलिस की अहम भूमिका है। और एरोनबेक की इसमें अगर जो भूमिका आई है वो 1950 के दशक में आई है। ठीक है, परंतु अल्बर्ट एलिस यहाँ पर फेमस हैं और इन्होंने इसी क्रिया को आगे बढ़ाया है, क्योंकि मनोविश्लेषणात्मक के अभ्यास में मुक्त संघ सत्र को जो आयोजित करने वाला विद्वान था वो बेसिकली एरोनबेक था। इसलिए इनका नाम बहुत कम देखने को मिलता है, परंतु अल्बर्ट एलिस यहाँ पर एक्टिव पर्सन है। ये बेसिकली अगर जब हमने कहा कि प्रश्न कितने टाइप का होता है, देखिए ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। ये फैक्ट हैं, आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, ये कहीं किताब वगैरह में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये सारे के सारे। 4 टाइप आप चाहो तो नोट कर लो। पहला है आपका MBCT, इनके बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे आप इसका फुल फॉर्म चाहो तो लिख लो, माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी इसको बोला जाता है। पहला टाइप था। नंबर 2 टाइप की अगर हम लोग बात करते हैं तो DBT है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी इसको बोला जाता है। थर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ACT है ये। ठीक है, इसको बोला जाता है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी बोली जाती है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। और चौथा जो टाइप यहाँ पे बनता है REBT का बनता है। ठीक है, तो रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी इसको कहा जाता है। इसके बारे में आप लोगों को डीप जानकारी मैं आप लोगों को क्लासेस में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, इसके कंटेंट भी आप लोगों को अलग अलग से भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये 4 टाइप का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ख करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, गेस्टाल्ट चिकित्सा किस प्रकार का मनोचिकित्सा है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ गेस्टाल्ट थेरेपी के बारे में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि मनोगतिकीय चिकित्सा है, कि मानवतावादी अनुभवजन्य चिकित्सा है, कि समूह चिकित्सा है, या व्यवहार चिकित्सा है। ठीक है, जो गेस्टाल्ट थेरेपी है वह किस प्रकार का मनोचिकित्सीय है, तो याद रखिएगा यह एक मानवतावादी अनुभवजन्य सिद्धांत है, सॉरी चिकित्सा है। देखिए इसकी जो आज मैंने PDF लगभग मैंने आप लोगों को कुल टोटल आज के दिन में एम्स मेडिकल सोशल वर्क में रोले मे की, ध्यान रखिएगा, रोले मे थेरेपी मैंने आप लोगों को भेज दिया है इसकी PDF। मैंने मेडिकल जो है थेरेपी का एक थेरेपी अप्रोच जो होते हैं चिकित्सा उपागम जो है उसकी PDF मैंने भेज दिया है आप लोगों को। आप लोगों को बिहेवियर थेरेपी प्लस में आप लोगों का बिहेवियर थेरेपी के साथ साथ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी मैंने आप लोगों को ये PDF भेज दिया है टेलीग्राम पर। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा भेजा है, यानी उसकी जो थेरेपी है वो भी PDF मैंने आपको भेज दिया है। क्लाइंट सेंट्रल्ड, ध्यान रखिएगा, क्लाइंट सेंट्रल्ड जो थेरेपी है उसकी भी PDF मैंने आप लोगों को भेज दिया है। ठीक है, इसमें दोनों के दोनों चीज़ें आपको मिल रही होंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो याद रखिएगा और भी PDF मैंने भेजा है, लेकिन ये जो थेरेपी मैंने बताया आपको ये इंपॉर्टेंट थेरेपी बताया, इसकी PDF मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भेज दिया है टेलीग्राम पर। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके वहाँ से देख लीजिए। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 5th के बारे में। जो 4 है उसका सही जवाब B होगा। फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा के कितने चरण हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे चरण पूछा गया है, पता चले कि सिगमंड फ्रायड की आपने अवस्थाएं बता दिया, गलत हो जाएगा। यहाँ पे चरण नोट कर लीजिए, 5 चरण हैं। कितने चरण हैं, 5 चरण हैं। इसकी भी PDF मैंने आप लोगों को भेजा है। 5 चरण कौन कौन से हैं ये आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, मैं बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लो। ये सारी चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं, अगर फैक्ट पता होगा तो आप आसानी से मेडिकल सोशल वर्क में एग्ज़ाम में क्रैक कर सकते हो। देखो मेडिकल सोशल वर्क में आपको बता दूँ 80 से लेके 90% तक फैक्ट आएंगे, 10 ही % ऐसे होगा जो आप लोगों से अप्लाइड प्रश्न पूछे जाएंगे मेडिकल सोशल वर्क में। मैं बार बार बताता हूँ आप लोगों को, इस चीज़ को ध्यान रखिए। फैक्ट याद रखिए, फैक्ट याद तब होगा जब कंटेंट आपके पास होगे, है ना। तो देखिए कौन कौन से, एक है स्वतंत्र साहचर्य, क्या नाम है उसका, स्वतंत्र, ठीक है, साहचर्य अवस्था, या आप ये कह लीजिए चरण। नंबर 2 जो पॉइंट है इसमें प्रतिरोध की अवस्था है, प्रतिरोध की अवस्था है। इन सभी पर मैं व्याख्या करूंगा आप लोगों से। अभी हमारे पास 2 से 3 महीने का टाइम है, इसलिए हम पूरे अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना, थेरेपी वगैरह के बारे में। तीसरा आपका आता है स्वप्न विश्लेषण, स्वप्न विश्लेषण, ठीक है। और नंबर 4 पे जो आता है आपका वो आता है हस्तांतरण की अवस्था। और नंबर 5 पे जो आता है समापन की अवस्था आती है, समापन की अवस्था आती है। ये
5 ऐसे चरण बताए गए हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा सिगमंड फ्राइड के। ठीक है, ये क्रम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कि व्यवहार चिकित्सा के क्रमबद्ध असंवेदीकरण विधि का प्रतिपादन किसने किया है। ठीक है, ये मेथड्स हैं, अभी बहुत सारे मेथड्स आते हैं, उन सारे मेथड्स में बात करूंगा, लेकिन उनमें से कोई एक मेथड के बारे में से पूछ लिया है आप लोगों से, है ना। ठीक है, तो अगर हम इस मेथड्स के बारे में बात करें तो जेबी वॉटसन गलत जवाब हो जाएगा, पावलाव गलत जवाब हो जाएगा, बीएफ स्किनर गलत हो जाएगा, साल्टर एंड ओल्प सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे व्यवहार चिकित्सा के क्रमबद्ध असंवेदीकरण विधि जो है प्रतिपादन साल्टर और ओल्प के द्वारा सन 1950 के दशक में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। 1904 में तो आपको मालूम ही होगा उसके बारे में, 1917 में बीएफ स्किनर के बारे में, जेबी वॉटसन व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं, ये आप जानते हैं, है ना। ओसीटी ये है, ये सीसीटी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रोग केंद्रित चिकित्सा का प्रकार। ठीक है, जिसने पीडीएफ पढ़ लिया होगा उसको पता होगा ये क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है कि मनोगत्यात्मक मनोचिकित्सा ये है, दूसरा है कि व्यवहार चिकित्सा है, तीसरा है समूह चिकित्सा और चौथा है मानवतावादी अनुभवजन्य का चिकित्सा। तो आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर जो 7 है, रोग केंद्रित चिकित्सा एक प्रकार का ना मानवतावादी अनुभवजन्य चिकित्सा है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, यानी घा वाला। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। अल्बर्ट एलिस, क्रेपलिन और गेस्टाल्ट और एडलर। देखिए कैपलिन नहीं होगा, गेस्टाल्ट भी नहीं होगा, एडलर भी नहीं होगा। जो मैंने वही चीज़ आ गई ना, REBT। अब देखिए इसका नाम परिवर्तित है, देखिए किस तरीके से पेपर में ध्यान से समझिए। REBT का नाम परिवर्तित है 1961 में, इसका नाम रख दिया गया था RET, और यही देखिए ऑप्शन में तो क्वेश्चन में है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर ये सारी चीज़ें मालूम हो गई बातें तभी आप पेपर कर पाएंगे अच्छे से, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, है ना। मेडिकल सोशल वर्क में 3500 रुपये फीस रखी गई है, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसके अच्छे से पढ़ाई करें, है ना, तभी सिलेक्शन मिल पाएगा, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो ध्यान रखिए, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें। देखिए जो रेशनल इमोटिव चिकित्सा है इसका प्रतिपादन अल्बर्ट एलिस ने किया था, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, और ये सन 1950 में आया था। उस समय इसका जो नाम रखा गया था वो REBT था, है ना, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी था, है ना। बाद में आपको बता दूं कि 1961 में इसका नाम क्या हो गया, बदल दिया गया। इसका नाम बदला किसने, अल्बर्ट एलिस ने ही, नाम RET रख दिया था। ठीक है, तो रेशनल इमोटिव थेरेपी कर दिया था इसका। ठीक है, यही नाम चल भी रहा है इस समय, और देखिए पेपर में आया भी वही है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों से, यहाँ पे अगर फादर पूछा जाए कि इसके फादर कौन है तो आप नाम बताइएगा अल्बर्ट एलिसन, और यदि आप लोगों से फाउंडर पूछा जाए तो आप लोग नाम बताइएगा एरोन बेक का नाम। ठीक है, इसके फाउंडर है ये। ठीक है, तो 1960, ठीक है 1960। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1950 में REBT के भूमिका में निभाने वाला कोई विद्वान था तो अल्बर्ट एलिस ही था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका का वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए कि रेशनल इमोटिव चिकित्सा कितने प्रमुख विधियां हैं इसके अंतर्गत, ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं ना, कि REBT या RET के जो मेन मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। ध्यान रखना 5 ही है मेथड्स। कितने मेथड्स हैं, 5 मेथड्स हैं, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, पाँचों के पाँचों। पहला नंबर 1 है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो तर्कहीन विचार, तर्कहीन विचारों पर चर्चा या आप कह लीजिए खंडन, है ना, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो ये एक आता है संज्ञानात्मक होमवर्क ABC मॉडल पर आधारित है। ABC मॉडल पर, ABC मॉडल क्या है ये क्लास में आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, ABC मॉडल पर आधारित है। और थर्ड आता है आपका तर्क संगत भावनात्मक, ठीक है, कल्पना। ठीक, नंबर 3 आता है। और नंबर जो 4 होता है वो रोल प्ले होता है। नंबर 5 जो होता है डर पर हमला होता है, ये बेसिकली मेथड्स के रूप में आता है। ठीक है, तो ये 5 टाइप के होते हैं, याद रखिए। कितनी प्रमुख विधियां हैं, 5 है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो सी वाला है यही करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, अस्तित्ववादी चिकित्सा के प्रमुख प्रवर्तक कौन है। अस्तित्ववादी में देखिए मैंने शेरोन किरकेगार्ड का नाम बताया था आप लोगों से, अब ऑप्शन में शेरोन किरकेगार्ड तो नहीं है, बट आप जानते हैं इनके बारे में, चाहो तो एलिमेंट करके ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो 20 बैगर और एंगल्स और एलन बर्गर, ये जो नाम है 3 नाम है,
आप इनको ध्यान रखिएगा। ये तीनों के तीनों जो है प्रवर्तक माने गए थे अस्तित्ववादी चिकित्सा के सबसे पहले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो डी वाला सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रवर्तक के रूप में आते। ये बता दूँ, एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे, ये बेसिकली दौर था। जैसे प्राय 3 दौर हुए थे, ठीक है, 3 दौर आप कह लीजिए। तो पहला जो दौर था, प्रथम दौर में इनका नाम आया था, और जो द्वितीय दौर था, द्वितीय दौर में शेरोन किर्केगार्ड का नाम आया था, शेरोन किर्केगार्ड का नाम आया था। और इसी द्वितीय दौर के दौरान जो तृतीय दौर आता है, तृतीय दौर में इसको बढ़िया तरीके से और अच्छे तरीके से अगर कोई व्याख्या किया है, डेवलप किया है, तो तृतीय दौर पे शेरोन किर्केगार्ड का ही नाम आता है, ठीक है। तो द्वितीय में उतना डेवलप नहीं हुआ था, तृतीय में हुआ था। तो 3 दौर था तीनों दौर में, तो इसलिए आपके प्रथम दौर जो थे ये इसके अंतर्गत इनके नाम आते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को कंटेंट जब प्रोवाइड कराऊंगा उसमें लिखा रहेगा प्रथम दौर में वर्ष के साथ इनका नाम, ठीक है। फिर उसके बाद शेरोन किर्केगार्ड का भी नाम आ जाएगा अस्तित्ववादी चिकित्सा में, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। देखिए डेजिन है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेजिन ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेजिन एनालिसिस चिकित्सा विधि किस मनोचिकित्सा के द्वारा विकसित किया गया है। देखिए मैंने बताया था रोले में, एक अभी मैंने आपको बताया ना पीडीएफ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया था जिसका नाम था रोले में। रोले में ने द्वारा ही जो डेजिन एनालिसिस थेरेपी मेथड्स दिया है मनोचिकित्सा के द्वारा ये विकसित किया है। ऑप्शन नंबर पहला वाला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। सन 1991 में 1991 में ये थेरेपी आई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा 11 का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा सही। इसका पूरा नाम लिख लीजिए वरना पता चले आप लोग कंफ्यूज हो जाए रोलो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, सूझ केंद्रित होता है, मतलब इनसाइड फोकस्ड थेरेपी एक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, इनसाइड फोकस्ड चिकित्सा के अंतर्गत कितने प्रकार की चिकित्सा। अच्छा पहले तो ये जान लीजिए कि थेरेपी दिया किसने। अब देखिए इनसाइड लर्निंग थ्योरी नहीं है, ये पता चले कि आप लोग कॉलर का नाम लगा के चले आए, नहीं, ये बेसिकली इनसाइड जो फोकस्ड है ये फ्रायड का है। किसका है ये, फ्रायड का है। अब मालूम होता तब आप जानते सिगमंड फ्रायड के बारे में कुछ ही चीज़ें मालूम होता है, लेकिन आप यहाँ पे समझ रखिए कि सूझ केंद्रित इनसाइड फोकस्ड जो थेरेपी है वो किसकी है, सिगमंड फ्रायड की है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, फ्रायड के द्वारा ये चीज़ें दी गई थी और उस समय इसके अंतर्गत कितनी चिकित्सा पद्धति को अपना सकते हो आप, ये भी बता देता हूँ, नोट कर लो, है ना। कितनी थेरेपी इसके अंतर्गत आती है इनसाइड फोकस्ड के अंतर्गत, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे भाई तो अच्छी बात है, तो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। अच्छा ये पेपर केवल ये नहीं कि केवल एम्स मेडिकल सोशल वर्क या जितने भी मेडिकल सोशल वर्क के हैं उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट है, ये बेसिकली यूजीसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना, प्लस एम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट, जितने भी मेडिकल सोशल वर्क पेपर होते हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। तो प्रश्न है कि कितनी चिकित्सा आती है। नंबर 1 आप नोट करते चलिए कि 5 आती हैं इसके अंतर्गत, है ना। नंबर 1 अगर हम बात करें तो साइको एनालिटिकल, ठीक है, साइको एनालिसिस कह लीजिए आप, ठीक है, एनालिसिस YSIS, ठीक है, एनालिसिस साइको। और उसके बाद आपसे अगर हम बात करें नंबर 2 पॉइंट पर, तो नंबर 2 पे लिख लीजिए साइको डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक, ये नंबर 2 हो जाएगा। नंबर 3 आप नोट कर लीजिए इंटरपर्सनल। नंबर 4 आप लिख लीजिए क्लाइंट, ठीक है, सेंट्रड थेरेपी, ठीक है। नंबर 5 लिख लीजिए आप लोग गेस्टाल्ट, ठीक है। ये 5 ऐसी, देखिए प्रश्न पूछा था कि जो इनसाइड फोकस्ड चिकित्सा है या थेरेपी है उसके अंतर्गत कितनी चिकित्सा पद्धति को रखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइको एनालिसिस रखा गया था, साइको डायनेमिक रखा गया है, इंटरपर्सनल भी रखा गया है, क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी भी रखी गई है, गेस्टाल्ट भी रखा गया है। तो 5 रखे गए हैं, ये पाँचों के पाँचों इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। जो है इनेट गुडनेस, देखिए इनेट गुडनेस बेसिकली सब लोग नाम को पता ही नहीं होगा, बेसिकली BF स्किनर का नाम लगाएंगे ही नहीं, बट BF स्किनर ही यहाँ पे सही हो जाएंगे, है ना। इनेट गुडनेस के अगर जब आप OCT की थ्योरी पढ़ेंगे ना आप लोग, OCT की थ्योरी में इन्होंने एक अंतः प्राकवाद के बारे में बात किया है, मैं आपको बताऊँगा वहाँ पर, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जो इनेट गुडनेस है ना, इसको जन्मजात अच्छाई कही जाती है और इसकी जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो मनोवैज्ञानिक का नाम है BF स्किनर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला जो होगा वो सही मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे तो कह रहा है कि गेस्टाल्ट चिकित्सा प्रविधि मतलब मेथड्स में
जो है फेडरिक पल्स, इनका पूरा नाम है फेडरिक पल्स है ना। फेडरिक पल्स ने कितने महत्वपूर्ण संप्रत्यय का उल्लेख किया है? ध्यान रखिएगा, इनकी पत्नी का नाम है, याद रखिएगा, लौरा पल्स है ना, लौरा पल्स। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जब इसका कॉन्सेप्ट दे रहा था पल्स महोदय, तो उस दौरान इसके अंतर्गत गेस्टाल्ट चिकित्सा के अंतर्गत कुछ विधियाँ का कॉन्सेप्ट लिया था, कुछ कॉन्सेप्ट लिए थे, और वो टोटल कॉन्सेप्ट जो थे वो टोटल 6 थे, 6 कॉन्सेप्ट थे। और उसके बारे में भी सुनिए, आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे नई नई चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। मेडिकल सोशल वर्क इतना आसानी से पास नहीं होता, इतना आसानी से एग्ज़ाम में जो है नंबर नहीं मिलते हैं, तो इसको समझे रहिए सभी लोग आप। तो 6 कौन कौन सा होता है? ये बेसिकली 6 मेजर कॉन्सेप्ट हैं, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मेजर कॉन्सेप्ट है ना 6। तो नंबर 1 अगर हम बात करें आप लोगों से, एक का नाम था आंकड़ा और ज़मीन कह सकते हो या ग्राउंड बोल सकते हो है ना, ये पहला था, जिसको हम लोग बोलते हैं फिगर एंड ग्राउंड। ठीक है, नंबर जो 2 था वो बैलेंस था, नंबर जो था बैलेंस था। ठीक है, बैलेंस कह सकते हो आप लोग, ठीक है, नंबर 2 पे। और नंबर 3 का जो था वो अवेयरनेस था, अवेयरनेस मतलब जागरूकता कह सकते हो आप। नंबर 4 पे जो था वो प्रेजेंट सेंट्रल्ड था, प्रेजेंट सेंट्रल्ड था। और नंबर जो 5 था वो बेसिकली था एक प्रकार से अनफिनिश्ड बिजनेस था, यानी आप ये कह लीजिए कि एक प्रकार से अधूरा व्यवसाय बोल लीजिए, अधूरा व्यवसाय कह लीजिए है ना, बिजनेस। और नंबर 6 जो था आपका वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है व्यक्तिगत जिम्मेदारी है ना। तो ये 6 ऐसे मेजर जो है कॉन्सेप्ट आए थे, महत्वपूर्ण थे, जो गेस्टाल्ट थेरेपी को दी गई थी। ठीक है, तो 6 ये 6 के 6 इम्पॉर्टेंट रहेंगे, इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा है ना। पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हालांकि और भी पेपर हैं इसमें, और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम लोग चर्चा जो है नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और इसकी पीडीएफ मैंने जो अभी ऊपर दिया है, उन सभी की पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दिया है टेलीग्राम पर। ठीक है, आप ले लीजिए। यदि आप एम्स की और यूजीसी की आप सोशल वर्क में तैयारी कर रहे हैं, तो एम्स में 3500 रुपये फ़ीस है और यूजीसी में 5000 रुपये है, जिसको 2 किस्तों में जमा करना है, 2500 रुपये करके। और अधिक जानकारी के लिए 8506031308 पे आप संपर्क कर लीजिए। व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप मुझे, और कॉल के माध्यम से भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है ना, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बट वो पब्लिक ग्रुप है ना, वहाँ पे पूरे कंटेंट आप लोगों को नहीं मिलेंगे। जब आपको पेड हो जाएंगे, जहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगा मैं, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे पूरे कंटेंट मिलेंगे, वीडियो का लिंक मिलेगा आपको, नोट्स मिलेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी शाम को 6:30 बजे से हम लोगों की क्लास होने वाली है मेडिकल सोशल वर्क में। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने हैं सोशल पॉलिसी के बारे में। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे आज शाम को 6:30 बजे।